अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक जी और उत्तरी हरियाणा आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री इंजीनियर सुखबीर चहल जी हमारे बीच में हैं। उसी के साथ उत्तरी हरियाणा के युवा विंग के अध्यक्ष गौरव बख्शी जी भी हमारे बीच में हैं। उत्तरी हरियाणा यूथ विंग के संगठन मंत्री भाई जस्सी राणा जी भी हमारे बीच में हैं। जिला कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल जी हमारे बीच में हैं और उपाध्यक्ष एनपी दहिया जी भी हमारे बीच में है। तो आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है और मैं अब आग्रह करूंगा कि उत्तरी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर बीके कौशिक जी अपनी बात रखें आप लोगों की। जैन साथियों, कुछ दिनों देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया तो पहली पंक्ति ये थी कि इसका मूल मंत्र है विकास और स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री ने कहा इस बजट के दिल में गांव बसता है, परंतु हकीकत ये है कि ये बजट प्रत्येक वर्ग के लिए, गरीब वर्ग, मजदूर, किसान, नौकरी पेशा वाले लोग, मध्यम व्यापारी, सबके लिए हानिकारक है। और कोरोना की महामारी के दौरान जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी उन आशाओं पर ये बजट खरा नहीं उतरता। इस बजट के अंदर जो मूल मंत्र है बेच खाएंगे सब कुछ, अब ना छोड़ेंगे कुछ, यानी इनका जो मुख्य प्रयोजन है जिस नीति पर ये चल रहे हैं कि आपकी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस है, रेलवे है, एरोप्लेन्स है, इन सबको बेचने का जो प्रयोजन है उसी को प्राथमिकता देती है। पिछले 71 दिन से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं केवल इसी बिंदु को छूँगा, बाकी मेरे मित्र बात करेंगे कि देखिए इस बजट के अंदर एक किसान बजट, खेती बजट होता है। खेती बजट को 6% कम कर दिया, यानी जो 1.54 था 1.48 कर दिया। और इसके अंदर एक निधि होती है किसान कल्याण निधि, उसको भी 13% कम कर दिया। 75,000 करोड़ से घटाकर उसे यानी 65,000 करोड़ कर दिया। और डीजल का जो प्रयोग किसान यंत्रों के लिए करता है उस पर सेस लगाकर उसको महंगा कर दिया। किसानों को सीतारमण जी कहती हैं कि इनकी आय 1.5 गुना हो जाएगी इस बजट में। तो मैं ये पूछता हूँ कि फार्मूला क्या होगा? किसी फार्मूले का इसमें जिक्र नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर एमएसपी का जो फार्मूला दिया गया है, टोटल लागत बिजली, किसान की लेबर, उसके बीज, खाद आदि का, उस पर 50% का लाभ उसे मिलना चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं है। काल्पनिक बातें हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये बजट चुनावी बजट है। उन राज्यों को राजमार्ग दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल है, केरल है, असम है या पौंडीचेरी है और एक स्टेट हो कौन सी तमिलनाडु है, उनमें राजमार्ग दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। हरियाणा को किसी प्रकार की भी कोई परियोजना या उसका जिक्र नहीं किया है। और इसका एक ये भी कारण है कि जो मध्यम वर्ग है उसको पीसा गया है। उसकी पहले तो सर्विसेज खत्म हुई और जिन लोगों ने कुछ कमाया वही पुरानी स्लैब इनकम टैक्स की रखती हैं। और एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स के अंदर घोटाला टाइप हम कह सकते हैं कि पहले इनकम टैक्स के 6 वर्ष पुराने केसों का पुनर्अवलोकन किया जा सकता था, अब वो सीमा केवल 3 वर्ष कर दी है। इससे जो डिफॉल्टर्स लोग हैं वो बच सकेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट के अंदर केवल धनपति, धन कुबेरों, पूंजीपति मित्रों को बढ़ाने का ही प्रयास किया गया है। और जो ढांचागत निवेश करके विकास की बात की गई है वो भी केवल एक जुमला है। ये बजट एक धोखा, एक छलावा है। आम किसान, आम मजदूर, आम गरीब व्यक्ति या मध्यम व्यापारी के लिए इस बजट में कुछ नहीं। लेकिन ये पेपरलेस तो है ये देश के लिए होपलेस बजट भी सारा होपलेस बजट इसलिए है
जो मैं बचत के लिए बैंक के अंदर पैसे डाल रहा था उसके ऊपर टैक्स लगा रहे थे, अब ये निकालने के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, जो बढ़त जो उसके ऊपर हमें ब्याज आता है उसके ऊपर भी अलग से टैक्स लगेगा। किसान की आय घटाई है, समान निधि घटाई जैसे ध्यान नहीं बताया, और उसी तरीके से उनके बजट में भी कमी लाई। उसके साथ साथ सेस लगाया किसान के नाम पे, तो जेब काटने का काम तो कर रही है सरकार, अपनी जेब भर रही है, अपने खजाने भर रही है, लेकिन वापस देने के लिए कहीं ना कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता। उद्योग धंधों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए, उसी के साथ आयात कर बढ़ा दिया गया है। जब तक मैं तैयार नहीं हूँ और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं हो रही तो आयात कर बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी। तो इन्होंने आनंद फानंद के अंदर ये चीज़ें करी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बढ़ेंगे, तो यहाँ साफ दिखता है कि देश सरकार के भरोसे न रहे, आत्मनिर्भर रहे और अपना काम स्वयं चलाए। तो सरकार यहाँ पे फेल होती दिख रही है। ये बजट साफ तौर पे दिखा रहा था कि इनकी जो तोड़ फोड़ की राजनीति थी, एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति थी, उनके सारे हथकंडे खत्म हो चुके हैं। और जो ये बजट आना था, आपकी बार प्योर बीजेपी का बजट आना चाहिए था, क्योंकि पिछली सरकारों के इन्होंने स्कीमें उठाई और वो कुछ किया, 5 साल तक तो चल गया, लेकिन ये सरकार का पहला बजट था, तो इसको ठीक से इनको इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों को देना चाहिए था। साल भर से उद्योग धंधे बिल्कुल खत्म थे, उद्योग धंधों को, आम आदमी को कुछ ऑक्सीजन देनी चाहिए थी, राहत देके, लेकिन उसके ऊपर भी हर जगह से कैंची चलती दिख रही है। तो ये बजट किसी काम का नहीं है, आम आदमी के तो काम का है नहीं। यहाँ पे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, फांसी का बंदा खड़ा कर दिया। सर, दिल्ली में आपकी सरकार है और अब जो दिल्ली सरकार थी वो किसानों की मदद कर रही थी जो बॉर्डर पे रहते, लेकिन जिस तरह से अब इंतजाम कर दिए गए हैं, कीलें लगा दी गई हैं और जो बैरिकेड थे उनको पक्का कर दिया गया है, तो क्या अब दिल्ली सरकार कोई नया रास्ता ढूंढेगी किसानों की सहायता के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार हर मुमकिन कोशिश के साथ रास्ता ढूंढेगी, वहाँ पे केंद्र सरकार से लड़के रास्ता ढूंढेगी। जो वो किले चलाई हैं, उन किलों जो लगाई गई हैं सड़कों के ऊपर, वो सरिये काट दिए गए हैं। पहले दिल्ली सरकार उन किलों के ऊपर खड़ी होगी, फिर किसानों को तकलीफ आने देगी। हर मुमकिन कोशिश के साथ मदद की जाएगी। और जो सरकार ये दिखा रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे बड़ा तानाशाही रवैया आज तक कहीं नहीं आया है। हिंदुस्तान के अंदर आपातकाल आ चुका है और अघोषित आपातकाल है। आपके नेट बंद कर दिए गए, बातचीत का तरीका बंद कर दिया गया। कितनी बौखलाहट है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक कॉल दूर हूँ, एक कॉल क्यों दूर हो, एक कदम दूर हो जाके मिलिए, गले लगाइए उनको, बोलिए कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सिर्फ बात करने से थोड़ी कुछ होगा। उनको 2 महीने हो गए बैठे, 2 महीने पहले वो प्रदेश के अंदर बैठे थे, क्यों नहीं सुध ले? एक ही तरीका, एक ही बात इन्होंने सोच ली है, पूंजीपतियों को ये खेती बाड़ी की सारी जमीनें पूंजीपतियों को सौंप देनी है। 26 जनवरी में जो दिल्ली में हुआ, 26 जनवरी को, उसके बाद दिल्ली की जनता क्या हो रहा है, क्या वो आज किसानों के साथ है? ये जग जाहिर है, दिल्ली के अंदर जो वो एक प्रोपेगेंडा है। आज तक बीजेपी ने ऐसे हथकंडे अपनाए हैं, दिल्ली की जनता तो इनको बहुत पहले समझ चुकी है, इसलिए इनको नकार दिया था दिल्ली के अंदर। आज बीजेपी और मोदी सरकार का कहीं पे भी कुछ नामो निशान नहीं दिखाया देता दिल्ली के अंदर, और ये हथकंडे समझ चुकी है। और दिल्ली के अंदर 26 तारीख को फूल बरसाए गए हैं जब किसान वहाँ पे एंट्री की, तो दिल्ली की जनता ने तो स्वागत किया और आगे भी स्वागत करने के लिए तैयार कर लिया। दीप सिद्धू अभी भी गिरफ्त से बाहर है, होगा क्यों नहीं? वो बीजेपी की सरकार का हाथ था उसके कंधे पे, उसको थोड़ी गिरफ्तार करेंगे। बाकी किसानों के ऊपर तो लुकआउट ऑर्डर जारी कर दिए, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए हैं, लेकिन दीप सिद्धू हर रोज लाइव आता है, लेकिन आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जलंधर तक घूम के आ चुकी है पुलिस। 111 से 150 के लगभग नौजवान लापता है, 150 के लगभग नौजवान लापता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली क्या कर दिया? दिल्ली सरकार के लीगल सेल उनको यानी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राघव चड्ढा की अध्यक्षता में कार्य करें। और कल भी कुछ किसान नेता अरविंद केजरीवाल जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन लोगों का हम पता करके आपको हम भी यहाँ लोकल लेवल पे मदद कर रहे हैं। जैसे चौसाड़ा और कसान गाँव के हमने काफ़ी किसानों को, लड़कों को वहाँ पे बेल दिखवाई, वहाँ से दिखवाया, और कुछ ट्रैक्टर भी मिस है जिनके लिए सरकार को बता दिए गए। कुरुक्षेत्र के अंदर गोली चली है, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की हालत नहीं है,
कुरुक्षेत्र के अंदर पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री ही नहीं सिर्फ आईसीयू में गए थे, उसके बाद कानून व्यवस्था आईसीयू में जा चुकी है। कोरोना ऐसा लगता है पूरी सरकार को हो चुका है और जनता कानून के हाथों बिल्कुल परेशान दिखाई दे रही है। इतनी हालत खराब है कि पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 बार तक कुरुक्षेत्र के अंदर गोली चल चुकी है। 3 दिन पहले किलायत के अंदर गोली चली थी। आप ये देखिए, अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो सरकार है कहाँ? मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं सुनाई देता, उप मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं सुनाई देता। इनको तो सिर्फ नोट गिनने की और एक दूसरे से लड़वाने की नीतियों में ही मजा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस सरकार को नैतिक तौर पर अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए किसानों के हक में और कानून संख्या। हरियाणा में 2 विधानसभा सीटें खाली हुई थी, क्या आप वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, कालका और ऐलनाबाद के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन की खड़े हुए हैं, 2 सीट से हम एक भी बात को अगर पूरा कर पाए तो वहाँ पे हम लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सभी पंचायती चुनावों को जरूर लड़ेगी, सिंबल के ऊपर लड़ेगी। जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत के सभी चुनाव सिंबल पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और हम आह्वान करते हैं आप लोगों के माध्यम से, जो साथी इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में किसानों के हक में खड़ा होना चाहता है वो आम आदमी पार्टी के अंदर आए, अपनी नॉमिनेशन फाइल करे, हम इन चुनाव करें और इस लड़ाई का